गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट क्लास में आर्टिकल 16 के बारे में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 16 में 6 क्लोजेज है टोटल। आर्टिकल 16 में हम लोग क्लोज 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो निवास के संबंध में अर्हता फिक्स करता था, रेजिडेंस के संबंध में। आज हम लोग आज की क्लास में आर्टिकल 16 क्लोज 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लोज 4 के बारे में बात करेंगे पूरी कंप्लीटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल 64 says nothing in this article shall prevent the state। आर्टिकल 16 का क्लोज 4 बताता है कि आर्टिकल 16 की कोई भी बात, आर्टिकल 16 की कोई भी बात नहीं रोकेगी किसको, राज्य को, क्या करने से, फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस, कोई भी उपबंध करने से, किसके संबंध में, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट, नियुक्तियों और पदों के संबंध में रिजर्वेशन करने से इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को यानी कि सरकार को नहीं रोकेगी। अब किनके संबंध में रिजर्वेशन करेंगे, इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, किसी पिछड़े हुए मतलब वर्गों के संबंध में उपबंध करने से राज्य को नहीं रोकेगी। क्लास ऑफ सिटीजन्स, नागरिक होंगे ना, किस पिछड़े हुए नागरिकों के जो वर्ग हैं उनके संबंध में राज्य को बंद करने से, रिजर्वेशन करने से, किसमें रिजर्वेशन करने से, अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट में रिजर्वेशन करने से यह आर्टिकल स्टेट को नहीं रोकेगा। विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, जो कि राज्य की राय में इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट, जो कि जिनका जिन वर्गों का, जिन पिछड़े वर्गों का राज्य की राय में, राज्य की नियुक्त जो पद है, राज्य की जो सर्विसेज है, जो लोक सेवा है, उनमें जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन पिछड़े वर्ग की जातियों को, उन पिछड़े वर्ग की जातियों को रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकार कर सकेगी और आर्टिकल 16 राज्य को नहीं रोकेगा। ये व्यवस्था कौन कर रहा है, आर्टिकल 16 क्लोज 4। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग शॉर्टली देखें तो आर्टिकल 64 किसके लिए व्यवस्था कर रहा है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित ये है, पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था कर रहा है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो है एनी बैकवर्ड क्लास, इसमें एससीज और एसटीज इंक्लूड है। ठीक है, ये जो शब्द है यहाँ पर एनी बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसकी जगह आपकी इस पिछड़े वर्ग से की जो जातियां हैं इनमें एससी और एसटी ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 16(4) का पर्पस क्या है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक उत्थान किनका, उन जातियों का जो कि पिछड़ी हुई है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है जातियां हैं, उनको जो है आगे लाना और उनका सोशली इकोनॉमिकली उनका उत्थान करना, उनको ग्रो करना। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे 16(4) की वैधता। कई बार कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई बार एक क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी के बारे में चर्चा करने के लिए हमें कुछ केस लॉ सीरीज से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आएगा। ठीक है, कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्प्यूट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर की 1963। ठीक है, ये हम हमारे प्रीवियस सेक्शन में भी एक बार आर्टिकल 15 जब हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको इस केस के बारे में बताया था। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16 को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि व्हेन आर्टिकल 16(4) अप्लाइज, आर्टिकल 16(4) कब लागू होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें बताई कि आर्टिकल 64 क्लोज 4 उस वर्ग पर, उस जाति पर लागू होगा जो कि ये 2 शर्तें पूरी करेगी, जिसमें से पहली शर्त, पहली कंडीशन तो ये थी कि वो जो कास्ट है वो कैसी होनी चाहिए, जो जाति है वो कैसी होनी चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, वर्ग कैसा होना चाहिए, वो पिछड़ा वर्ग जो है कैसा होना चाहिए, वो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों ही दृष्टियों से क्या होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए। आइदर सोशली और एजुकेशनली नहीं कहा, दोनों शामिल होने चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी वो पिछड़ा
पिछड़ा हो और एजुकेशनली रूप से भी वो पिछड़ा हुआ होना चाहिए। प्लस देखिएगा यहाँ पर एक शर्त, अगली शर्त है नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट, अंडर द स्टेट। दूसरा, उन वर्गों का राज्य के अधीन सेवाओं में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट। ये राज्य का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। राज्य की राय में जो है उन पदों, उन लोगों का, उन वर्गों का राज्य अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोनों कंडीशन बताई कि ये दोनों शर्तें ही कंप्लीट होनी चाहिए। एक शर्त कंप्लीट होती है, दूसरी नहीं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी देन ही आर्टिकल 16 क्लोज 4 उस वर्ग पर, उस क्लास पर अप्लाई होगा। तो यहाँ दोनों शर्तें अगर वो वर्ग पूरा करता है, वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, प्लस उसका राज्य अधीन सेवाओं में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही वो क्लास यहाँ पर आर्टिकल 16(4) के अंडर बैकवर्ड क्लास माना जाएगा, ठीक है। तो एक तो डिस्प्यूट यहाँ खत्म हुआ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के मामले में। इसके बाद हम बात करते हैं देवदासन के मामले की। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्ट इसके एक साल बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 1964, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी कहते हैं इस मामले को, कैरी फॉरवर्ड रूल केस। कई बार आप लोगों से कंपटीशन एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी देवदासन के मामले को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इस मामले में सब सरकार ने क्या है रूल इंट्रोड्यूस किया था, कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से जो वर्ग, जो पिछड़े वर्गों के जो पद थे, SC STs के लिए जो पद सरकार लाती थी, वो वैकेंसी में निकलते थे, अगर वो उस वर्ष, जिस वर्ष वो लाए गए, अगर वो फिल नहीं हो पाते थे, कुछ पद रह जाते थे भरने से, तो व्यवस्था ये थी कि उन पदों को अगले वर्षों में जब नियुक्तियां निकलेगी तो अगले वर्षों में भरा जा सकता है। वो ऐड होते चले जाते थे आगे आने वाले वर्षों के लिए ना, कैरी फॉरवर्ड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे, अगले वर्षों में वो जुड़ जाया करते थे। ये नियम सरकार लेकर आई थी। अब देखिए 1961 आते आते स्थिति ये हो गई थी कि इस तरह के जो पद थे, जो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे थे, जो आरक्षित पद थे, आरक्षित वर्गों के लिए जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड होती थी, और 1961 के आते आते ये लगभग आरक्षण लगभग 64% के पास पहुंच गया, ठीक है ना। तो इस डिस्प्यूट को यहाँ इस मामले में उठाया गया कि भाई जब आरक्षण 64% पहुंच गया तो बाकी वर्ग तो फिर उपेक्षित रह गए, अन्य जो थे वर्ग वो तो उपेक्षित रह गए। तो यहाँ पर इसमें देवदासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये रूल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आरक्षण इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि अन्य वर्गों की उपेक्षा हो जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरक्षण 50% के अंदर होना चाहिए, कि आप कैरी फॉरवर्ड तो करो लेकिन आरक्षण कितना होना चाहिए, 50% के अंदर होना चाहिए। ये रूलिंग हुई देवदासन के मामले में। देन इसके बाद में हम आर्टिकल 16 क्लोज 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका 1993 का है, इसको भी हम लोग आर्टिकल जब हमारे लेक्चर आर्टिकल 15 का जो हमारा लेक्चर हुआ था तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम इसमें भी। आज भी हम इसकी बात कर रहे हैं। इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, या मंडल कमीशन केस नाम से कह सकते हैं, मंडल आयोग का मामला, मंडल कमीशन केस जिसे कहा जाता है। अब देखिए 1979 में मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तो उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया था, उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया था, और ठीक है, उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया था और उस कमीशन को ये काम करना था। देखिए उस कमीशन को ये काम दिया गया कि इंडिया में कितनी कास्ट SC/BC में आती है। जो कमीशन था, उस कमीशन को ये पता लगाना था कि इंडिया में कितनी कास्ट, कितनी जातियां SC/BC में आती है, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में शामिल है,
अब देखिए इस कमीशन ने, जो मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इस कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को और ये कहा था कि लगभग 3743 कास्ट में शामिल है। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली ये कहा था कि लगभग 3743 जातियां ऐसी है जो कि LCBC कैटेगरी में आती है। LCBC मीन्स सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियां। और साथ में रिकमेंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि इन जातियों को सरकार द्वारा 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में इन जातियों को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बाद 1990 में जब वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब वीपी सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने इस रिकमेंडेशन को माना और यहाँ पर उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया, ठीक है ना, LCBC कैटेगरी। अब मंडल आयोग का केस जब आया, यानी कि इंदिरा सहानी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही मामला था, यही पॉइंट डिस्प्यूट पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के बहुमत से 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में गठित हुई थी। वहां पर 6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत व्यक्त किए थे, उसमें से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए उनको मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LCBC जो बैकवर्ड क्लासेस है, मंडल कमीशन ने जो 27% रिजर्वेशन की बात करी थी सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए, तो यहाँ पर 27% आरक्षण को ठीक कह दिया कि हाँ इतना आरक्षण 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात आई आरक्षण, तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहानी के मामले में कहा कि ये जो 27% है ये केवल आरक्षण केवल और केवल अपॉइंटमेंट्स के संबंध में है, नियुक्ति को मिलेगा, केवल और केवल अपॉइंटमेंट के संबंध में मिलेगा। ये जो है आपको प्रोन्नति के संबंध में, यानी कि प्रमोशन में, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ ये नोट डाउन कर लें कि इंदिरा सहानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण यानी कि प्रोन्नति में आरक्षण देने से मना कर दिया कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो आरक्षण है जिसको हम मान्यता देते हैं, ये जो कमीशन ने रिपोर्ट में बताया ये 20% ठीक है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है ना। अब ये आरक्षण किसमें होना चाहिए, केवल किसके साथ ये होना चाहिए, अपॉइंटमेंट के लिए होगा, ये आरक्षण प्रमोशन के मामलों में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको मना कर दिया प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा गया कि जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है, कैरी फॉरवर्ड रूल वैध है, कैरी फॉरवर्ड रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन 50% के दायरे में। आप ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि देवदासा के मामले की, कैरी फॉरवर्ड रूल को जिसने कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने जब उस समय डिक्लेयर कर दिया था, तो इंदिरा सहानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने निर्णय को पलटा और कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और ये कहते हुए कि पदों को आप आगे ले जा सकते हो अगर न्याय का नियम वैध है, लेकिन 50% सीमा के अंतर्गत, जैसे कि वहाँ बालाजी के समय में कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर न्याय के नियम को क्या किया, वैलिड माना गया और कैरी फॉरवर्ड रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंदिरा सहानी के मामले की।